के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। ग्वालियर में मनाए जाने वाले तानसेन समारोह ने अपने 95 साल पूरे कर लिए हैं। मंगलवार को 5 दिवसीय समारोह की शुरुआत हुई। सुबह हरि कथा और मिलाद वचन के वाचन के साथ इसकी परंपरागत शुरुआत हुई तो शाम होते होते मंच रंगों में नहा उठा। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में मंगलवार को 5 दिवसीय तानसेन समारोह की शुरुआत की गई। समारोह का शुभारंभ प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में इस बार ग्वालियर घराने की गायक पंडित विद्याधर व्यास को साल 2019 के तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया। वहीं कर्नाटक की नाट्य संस्था नीलकंठेश्वर नाट्य सेवा संघ के डायरेक्टर को राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर को सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई। आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं जैसा मैंने कहा कि पिताजी का जो दिया हुआ इतना सारा, तो मुझे लगता है कि पिताजी ने मुझे संगीत की शिक्षा दी, मुझे संगीत में कलाकार के रूप में इतना काबिल बनाया पिताजी ने। और साथ साथ में उनकी कृपा रही कि उनको जो सम्मान मिला था 37 साल पहले, तानसेन सम्मान, वो सम्मान भी उन्होंने मुझे दिलवाया। कि मध्य प्रदेश की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन सही तरह से हो, यहाँ का फोक आगे बढ़े, क्योंकि प्रतिभाएं हर जगह होती है। प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना जरूरी होता है। तो हर विचारधारा स्वच्छंद वातावरण में मध्य प्रदेश में फले फूले, ये तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए। और उसी का निर्वहन करते हुए मैं पूरे प्रदेश में डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। हमने सारे कार्यक्रम हम हर जगह करते जा रहे हैं। लगातार 5 दिनों तक ग्वालियर की धरती पर सुरों की नदी बहेगी। शाम की सभा की शुरुआत तानसेन अलंकरण से शुरू हो गई है। तानसेन समारोह इस बार के संगीत समारोह में भी पिछले साल की तरह विश्व संगीत शामिल किया है। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशी संगीत साधक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं 5 दिनों तक चलने वाले तानसेन समारोह में कुल 9 संगीत सभाएं होंगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। मोहब्बत की आड़ में एक ड्रीम गर्ल के हसीन धोखे की ऐसी दास्तां जिसमें मदहोश कर देने वाली आवाज के जाल में फंसकर जोधपुर का एक शख्स कंगाल हो गया। मेरे प्यारे बाबू, सबसे पहले तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मेरा बाबू कहाँ चला गया? वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मदहोश कर देने वाली इस आवाज को सुनिए, एक माशूका की गुहार सुनिए। आप कह रहे हो आप हो ही नहीं, आप कौन हो? जब आपने माँ से पूछा माँ संजना कौन है, माँ ने कहा इसकी बहन है, वो यहाँ गाना गाती है। लेकिन जरा रुकिए, इस आवाज में एक हसीन धोखा है। ये ड्रीम गर्ल है, वो ड्रीम गर्ल जिसकी असलियत से जब आप वाकिफ होंगे तो यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। साजिश का ऐसा जाल जिसमें जो फंसा हो गया कंगाल। जी हाँ, जोधपुर का रहने वाला रवि उस हसीन धोखे में फंसकर लुट गया। कौन है वो हसीन गर्ल और क्या है उसकी असलियत, ये बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं रवि नाम का यह शख्स उस ड्रीम गर्ल की जाल में फंसा कैसे। दरअसल रवि की दोस्ती फेसबुक के जरिए संजना से हुई। जल्द ही रवि और संजना के बीच मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई और दोनों के बिना मुलाकात के ही बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन रवि की तमाम कोशिश के बाद भी जब संजना से मुलाकात नहीं हुई तो आखिरकार रवि का शक बढ़ने लगा और जब असलियत सामने आई तो संजना के मोहब्बत के दीवाने रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो संजना नहीं बल्कि लड़की की तरह आवाज निकालने वाला सिद्धार्थ नाम का शातिर था, जो अब कानून की गिरफ्त में पहुंच गया है। लेकिन इस शातिर ने हसीन फरेब कर रवि से 50 लाख रुपए की ठगी कर ली। सिद्धार्थ ने टुकड़े टुकड़े में लगभग 3 लाख रुपए तो स्वयं ने लिए और पूजाओं में, हवाई जहाज की यात्राओं में, ओयो के रूम्स में, गाड़ी के डीजल पेट्रोल गाड़ी की सर्विसिंग में लगभग 50 लाख रुपए मुझे खर्च हुए, जिसमें से ज़्यादा रुपए
सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जो कि मेरे बैंक अकाउंट से कटे हैं। रवि को शातिर सिद्धार्थ अपने जाल में फांसता चला गया और रवि को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि शादी के लिए दोष निवारण के लिए रवि को धार्मिक यात्रा करवाता रहा और संजना का भाई बनकर रवि के साथ में यात्रा भी करता रहा। शातिर सिद्धार्थ ने रवि को संजना के होने का यकीन दिलाने के लिए 9 अलग अलग सिम से अलग अलग आवाज में बुआ, मौसी, भाई की आवाज निकाल कर भी बात की। संजना की सौतेली माँ भी इस कहानी में आ गई, जिसने अपना नाम रजनी बताया और उसने भी मुझसे लंबी बातें की। संजना के पिताजी ने भी की, संजना की बुआ ने भी की, यहाँ तक कि संजना के बड़े पापा के लड़के रोहित नाम के लड़के ने भी की। और इन लोगों ने मेरे पापा से भी बात की, मेरी मम्मी से भी बात की और वक्त ज़रूरत पे हमेशा मदद मांगते रहे, रुपयों से भी और मंदिर घाट पूजा करवाने के लिए भी। रवि को शक ना हो इसके लिए संजना बना शातिर सिद्धार्थ का जरा ये रूप भी देख लीजिए। रवि के घर पर संजना का भाई बनकर पहुंचे सिद्धार्थ ने डांस करते हुए अजीब हरकत शुरू कर दी थी और सभी को यकीन दिलाया कि संजना की मां की आत्मा उसके शरीर में आ गई थी। लेकिन कानून की गिरफ्त में आने के बाद अब शातिर सिद्धार्थ की असलियत सबके सामने आ गई। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने ये आया कि सिद्धार्थ ही सारों का किरदार निभा रहा था। उसमें आवाज़ बदलकर बात करने की एक अच्छी खासियत है, तो वो किसी भी व्यक्ति की आवाज़ निकाल सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसको 7 दिन पे रिमांड पे लिया है और सारी पूछताछ जारी है। आवाज से हसीन धोखा करने वाला शातिर कानून की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन फेसबुक पर फरेब से बचकर कहीं हसीन धोखे में फंसाकर इस तरह के शातिर आपको भी कंगाल न कर दे, तो आप भी सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी ऐसी मदहोश आवाज के हसीन धोखे में आ जाएं और आपको भी लाखों की लग जाए चपत। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। किस्से कहानियों में तो आपने यमराज के बहुत सारे प्रसंग सुने होंगे, जिसे सुनकर बचपन में आप डरे भी होंगे। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे यमराज से मिलवाने जा रहे हैं जो लोगों को ना सिर्फ सीख दे रहे हैं बल्कि उनको दीर्घायु भी बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। आपको क्या लगता है ये जो रेलवे के लोग हैं वो बेवकूफ है? आप क्या सोचते हैं? वो आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। के लिए आपको ब्रिज अवेलेबल कराया है, आप पुल चढ़ने की बजाय या क्रॉसिंग कर रहे हैं। बताइए इधर क्या नाम है आपका? इधर प्रदीप, प्रदीप इधर आइए। पढ़े लिखे, कान पकड़िए, कान पकड़िए, कान पकड़िए। आज के बाद दोबारा रेलवे ट्रैक क्रॉस करेंगे? कभी नहीं करेंगे, है ना? कभी। लेकिन सजा तो मिलेगी। चलिए 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 चलते हैं, सजा तो मिलेगी। चलिए महाराज, चलिए तस्वीरें जबलपुर स्टेशन की हैं, जहां रेलवे ने लोगों को गलत तरीके से ट्रैक को पार करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है और इसके लिए मदद ली है यमराज और चित्रगुप्त की। इस बार इनके प्राण हरण न करके इनको जी हां, दोनों की ये जोड़ी गलत तरीके से रेलवे ट्रैक को पार करने वालों को न सिर्फ सचेत कर रही है बल्कि उनको अपने तरीके से सजा भी दे रही है। जी महाराज, यम है हम। जी महाराज, लेके चलो इनको। गलत क्रॉस कर रहे थे ट्रैक को, हम लोग उनको सबको आरपीएफ थाने पे ले गए और उनकी जो नियम के निजाम से जो सजा है उनको वहाँ पे सुनाई दी गई। मैं आपको पकड़ा जी, हम लोग कॉलेज के एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, बहुत जल्दी थी तो ब्रिज पार न करके हम लोग ट्रैक से ही जा रहे थे, तो यमराज जी ने हम लोगों को पकड़ लिया। यमराज और चित्रगुप्त जिस तरह से लोगों को सुरक्षित रहने और अपनी जिंदगी को मुश्किलों से दीर्घायु बनाने की सीख दे रहे हैं, वो मुसाफिरों को काफी रास भी आ रही है। क्यों किया आपने ऐसा? बुरी बात है ये। आपको सुरक्षित घर पे जाना है ना? आपके घर में सब रास्ता देख रहे हैं, कोई ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, दुर्घटना होगी। हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि वो रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करें, सुरक्षित घर पहुंचे। ये रेलवे की सोच है कि लोग सुरक्षित। यमराज जी ने और चित्रगुप्त जी ने हमको समझाया, तो हम यही बोलेंगे कि हम तो बच गए यमराज जी के कहने पे, लेकिन अगर दोबारा गलती करेंगे तो यमराज जी हमको तो ले जाएंगे। तो हम सबसे बोल रहे कि भैया गलती मत करो। आपको ऐसा करना चाहिए, रेलवे ट्रैक पार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? क्यों किया आपने ऐसा? पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। सुरक्षित घर पे जाना है
है ना? आपके घर में सब रास्ता देख रहे हैं, कोई ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, दुर्घटना होगी। उत्तराखंड के एक बुजुर्ग लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। पिथौरागढ़ के रहने वाले इस बुजुर्ग ने 80वें साल की उम्र में 10वीं का इम्तिहान पास करके एक मिसाल कायम कर दी है। ये मार्कशीट उस छात्र की है जिसने हाल ही में 10वीं का इम्तिहान पास किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10वीं पास करना कौन सी नई और अलग बात है, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये अलग क्यों है। 10वीं पास करने वाले ये छात्र ही स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा नहीं, बल्कि उम्र के लगभग 8 दशक पार कर चुके शख्स हैं। नाम है दानी राम। उम्र के इस पड़ाव पर जहां कई बुजुर्ग बिस्तर पकड़ लेते हैं, दानी राम कंधे पर किताबों का झोला लटकाकर पढ़ाई करने निकलते हैं। मूल रूप से पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के चनौली निवासी दानी राम फिलहाल परिवार सहित चकरपुर में रह रहे हैं। 1940 में जन्मे दानी राम ने 1960 में टेरिटोरियल आर्मी IR बटालियन में भर्ती हुए। बाद में ये बटालियन CRPF बना दी गई। भर्ती के वक्त दानी राम सिर्फ 8वीं पास थे। 1995 में वो सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। CRPF में दानी राम को हाई स्कूल पास करने की कमी उस वक्त महसूस हुई जब वो असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन पाए, और इसी कसक को उन्होंने रिटायर होने के बाद पूरी करने की ठानी। जब मैं CRPF में सूबेदार था तो मैंने SRC किया। SRC में पूछा गया कि तुम कितने पढ़े हो। मैंने कहा मैं तो 8 पढ़ा हूँ, और किसी ने झूठ बोला होगा। वो लोग सब 10 पास थे, और वो 10 पास वाले जितने थे सब असिस्टेंट कमांडेंट बन गए थे, और मैं सूबेदार मेजर ही रह गया। और अगर मैं 10 पास किया होता तो भी मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन के आता। 10वीं पास करके भी दानी राम पढ़ाई न कर पाने से हुए नुकसान की कसक को पढ़ाई जारी रखकर बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते हैं। आगे मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं इंटर करके और आगे पढ़ना चाहता हूँ। अगर मेरी जिंदगी रही तो पढ़ना ही मेरा उद्देश्य है। दानी राम के स्कूल के अधिकारी भी उस वक्त थोड़े हैरान थे जब वो 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भरने गए थे, लेकिन इम्तिहान में पास होने पर वो भी अपने छात्र से खुश नजर आए। उन्होंने बड़ी तन्मयता से पहली बार एग्जाम दिया अप्रैल में, और उस पर वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, और दोबारा मेरे पास आए तो मैंने थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित किया, और उन्होंने दोबारा से फिर परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, और इस बार अक्टूबर में निश्चित रूप से उन्होंने परीक्षा सेकेंडरी की परीक्षा जो है पास कर ली, और निश्चित रूप से वो बहुत बधाई के पात्र हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। पढ़ाई के प्रति दानी राम की ये लगन भले ही असिस्टेंट कमांडेंट ना बना पाई हो, लेकिन अब उनके साथ हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट जरूर है। कहते हैं शिक्षा ना तो उम्र की मोहताज होती, ना ही पढ़ने की कोई समय सीमा, और इसे सही साबित किया है उत्तराखंड के दानी राम ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी का प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अभियान चल रहा है। पीएम के मिशन को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर ने इसे लेकर अनोखा कदम उठाया है। यहां प्लास्टिक के बदले भरपेट भोजन दिया जा रहा है। हाथों में प्लास्टिक की गठरी लिए ये लोग यहाँ ऐसे नहीं खड़े हैं, बल्कि अपने पेट की भूख शांत करने आए हैं। इन गरीबों की जिंदगी मुफलिसी में कटती है, लेकिन अब इनकी जिंदगी ने करवट ली है। दरअसल आधा किलो प्लास्टिक देने के बाद यहाँ इनको खाना मिल जाता है। इश्यू करता हूँ लोगों के लिए, और जो अभी शुरू हुआ है, जो प्लास्टिक देते हैं, आधा किलो प्लास्टिक देंगे, और लोग अगर देंगे तो उनको एक टिकट इश्यू किया जाएगा, और अंदर जाके वो खाना खाएंगे। प्लास्टिक में कौन-कौन क्या-क्या होना चाहिए? और सिर्फ प्लास्टिक का जो भी होगा आइटम वो चलेगा, लेकिन प्लास्टिक देना पड़ेगा। जैसे बोतल हो गया, हाँ, बोतल हो गया, खिलौना हो गया, और पॉलिथीन हो गया, जैसे वैसे ही तरह का प्लास्टिक देना। भुवनेश्वर नगर निगम ने कुछ एनजीओ के साथ मिलकर मील फॉर प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की। यह योजना ओडिशा सरकार की आहार योजना के तहत शुरू की गई है, ताकि पर्यावरण की रक्षा होने के साथ साथ जरूरतमंदों को भोजन भी मिल सके।
So there are a lot of people who do the plastic collection and all. Simultaneously, there are other people who just throw their plastic into dustbin. So that was also creating a problem for us. So we thought a mechanism where both the objective can be achieved. So now all Ahar center in Bhubaneswar, anybody can go and give a half kg plastic and take one meal. प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होने के बाद इसका इस्तेमाल कई कामों में किया जाएगा, जिसमें सड़क निर्माण भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबरें जरा हटके में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखा होगा, लेकिन गुलेल के साथ पहरेदारी करते हुए शायद पहली बार देखेंगे। आगरा के एक थाने के बाहर पुलिसकर्मी गुलेल से पहरा देते हुए नजर आ जाएगा। पहरेदार के पास बंदूक भी होती है और साथ में गुलेल भी। बंदूक के साथ गुलेल लेकर खड़े पहरेदारी का नजारा आगरा के रकाबगंज थाने का है। दरअसल थाने के आसपास बंदरों का खूब आतंक है और वो थाने में घुसकर कागज भी फाड़ देते हैं और कई तरह का उत्पात भी मचाते रहते हैं। इसलिए इन बंदरों को भगाने के लिए पुलिस वालों को गुलेल दिए गए। और बात कानपुर की। कानपुर में एंटी रोमियो टीम का अभियान लगातार जारी है। सोमवार की शाम एंटी रोमियो टीम ने ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमट इलाके में एक शोहदे को युवती के साथ छेड़खानी करते हुए देखा तो उसको मौके पर ही सबक सिखा दिया। पहले तो टीम ने शोहदे को थप्पड़ जड़े, उसके बाद लाठी से जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। और कानपुर देहात में ही एंटी रोमियो स्क्वाड ने भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया कोचिंग मंडी में 3 ऐसे लड़कों को पकड़ा है जो कोचिंग पढ़ने जाने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। महिला पुलिस ने इन लड़कों को पकड़कर उन्हीं लड़कियों से पिटवाया और सरेआम उठक बैठक भी करवाई। इसके बाद महिला पुलिस उन लड़कों को थाने ले गई और शोहदों के परिजनों को बुलाकर हिदायत दी कि अगर उन्होंने दोबारा ये हरकत की तो वो सीधा जेल जाएंगे। और खबर यूपी के भदोही जिले से है, जहां बीच सड़क पर दबंगों ने 1 घंटे तक जमकर तांडव मचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आधा दर्जन दबंगों ने किस तरह से 3 युवकों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पुलिस के सामने भी दबंगों ने युवकों पर सड़क पर जमकर पीटा, मारपीट की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के मुताबिक कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों का आपस में समझौता भी हो गया है, इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराजगंज से मारपीट का वीडियो सामने आया। मकान बनाने को लेकर 2 परिवारों में जोरदार झड़प हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के महिलाओं से धक्का मुक्की करने लगे। ये तस्वीरें महाराजगंज के श्याम देवरवा के अनहया गांव की है। महिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी ने रोक दिया। उसके बाद ये विवाद देखने को मिला। अगर आप मोबाइल पर घंटों व्यस्त रहते हैं तो सावधान हो जाइए,
क्योंकि आपकी आंखें धीरे धीरे सूख रही हैं या फिर टेढ़ी हो रही हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आते हैं जिनकी आंखें सूख रही हैं। डॉक्टर के मुताबिक मोबाइल स्क्रीन पर घंटों लोगों की नजरें टिकी रहती हैं और लोग पलक झपकाना तक भूल जाते हैं। आंखें सूखने की यही सबसे बड़ी वजह सामने आई। कुछ मरीजों की आंखें तो लगातार 8-9 घंटे मोबाइल देखने की वजह से ही टेढ़ी हो रही हैं। बहुत सारे जो मरीज होते हैं जो मोबाइल को या कंप्यूटर को, आजकल तो कंप्यूटर की जगह ही टैबलेट और मोबाइल ने ले ली है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट आते हैं और बोलते हैं आंखों में दर्द हो रहा है। तो जो मोबाइल होता है, जब आप मोबाइल पे बहुत ज़्यादा आंखें गड़ा के देखते हो तो आप ब्लिंक नहीं करते, मतलब पलक नहीं झपकते, आप भूल जाते हो। उसकी वजह से जो टीयर फिल्म है वो मेंटेन नहीं होती है और आंखें सूखने लगती हैं। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या है। मोबाइल और टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों की नज़रों को टेढ़ा बना रहा है। यह सच सामने आया है एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में। जो मरीज आते हैं उनके जरिए जो यहाँ की डॉक्टर हैं उनका साफ कहना है कि लगातार लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और पलकें भी नहीं झपकाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें टेढ़ी हो रही हैं और आंखों के सूखने की भी शिकायत आ रही है। तो ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है बेतहाशा, जो लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं या कई घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखते हैं। लोगों को अब सतर्क हो जाना पड़ेगा कि कुछ देर के लिए पलकें जरूर झपकाएं और जब लगातार मोबाइल पर नजरें रहें तो बीच बीच में आराम भी जरूरी है, ताकि उनकी नजरें यानी उनकी आंखें सदा ठीक रहें। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और अब बात राजस्थान की करेंगे। झुंझुनू के उदावास गांव में एक संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर के पैर में एक छल्ला मिला है। संदिग्ध कबूतर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि छल्ले पर कोई विदेशी कोड लिखा है। यह कबूतर गांव के विकास कुमार के पास है। 2 दिन से प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन फिर भी कोई सुध नहीं ली गई है। उन्नाव के हसनगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आवारा जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने भारी संख्या में मवेशियों को एसडीएम ऑफिस परिसर में ले जाकर बंद कर दिया। इतनी ज्यादा संख्या में जानवरों को देख तहसील दिवस में बैठे अधिकारियों के होश उड़ गए। कुछ देर बाद अधिकारियों के निर्देश पर जानवरों को बाहर किया गया और ग्रामीणों की मांग पर गौशाला के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए गए। और अब खबर राजस्थान से, जहां एक घर में अजगर के घुस जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। डायल 100 को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची और सांप को निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन सांप भी कम नहीं। घर से निकलकर वो सीधे डायल 100 की गाड़ी में घुस गया। फिर क्या था, वन विभाग की टीम की मदद से उसे निकाला गया, लेकिन उससे पहले उसे मैकेनिक के पास ले जाया गया। वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। उसके बाद सबने राहत की सांस ली। और खबरें जरा हटके में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।